अच्छा, आजकल आपको बहुत सारे लोग पैसिव इनकम सेल करते हुए नज़र आएँगे। अब पैसिव इनकम सेल करने का क्या मतलब है? पैसिव इनकम सेल करने का मतलब ये है कि लोग आपको ऐसे-ऐसे तरीके बताएँगे जिसके अंदर प्रोबेबली उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल होगा। उसके अंदर कोई ना कोई कोर्स सेल कर रहे होंगे या इस तरह का कोई आपको ऑप्शन दे रहे होंगे जिसके थ्रू आप उनकी कोई चीज़ खरीद कर आप उसके थ्रू पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन अब मैं पैसिव इनकम को पहले डिफाइन कर लेते हैं। पैसिव इनकम को लोग साइड हसल्स के साथ थोड़ा-सा मिक्स कर देते हैं। साइड हसल्स और पैसिव इनकम बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। साइड हसल का मतलब ये है कि आप अपना जो 9 टू 5 की जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उसके साथ रहते हुए कोई एक्स्ट्रा काम करें, जिसके थ्रू आप थोड़ी-सी इनकम जनरेट कर लें। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब ये है कि पैसिव इनकम आप जो भी काम कर रहे हैं या इसमें लेट्स से अपना जो टाइम दे रहे हैं पूरे दिन का, उसके अंदर हार्डली 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेट्स से मैक्सिमम 1 घंटा पूरे हफ्ते के अंदर या पूरे महीने के अंदर आप उस काम को देकर उससे थोड़े बहुत पैसे बना लें। अब जब इस तरह का काम होता है, यानी कि जो पैसिव इनकम का काम होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये देखने में, ये सुनने में आसान लगता है कि आप थोड़ा-सा टाइम दें और पूरा अपने महीने की कोई अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर लें। लेकिन इस काम के लिए आपके पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। उन 2 चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक्टिव इनकम होनी चाहिए, जिसके थ्रू आपने एक पैसे जमा कर लिए हों, जिसके थ्रू आप जब उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए पैसिव इनकम वो जनरेट करके दे रहा होगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने कुछ इतनी मेहनत कर ली हो, जिसके बाद कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट बना ली हो कि वो अब आपको पैसे जनरेट करके दे रही है। तो ये चीज़ पैसिव इनकम में आ सकती है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको डे ट्रेडिंग करनी है, आपको ग्राफ्स को ऊपर जाते हुए देखना है, नीचे जाते हुए देखना है, या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट तो खैर नहीं होगी, वो ट्रेडिंग होगी कि आप रोज़ाना हर वक़्त आप स्क्रीन के सामने रहें और उसके अंदर देख सकें कि अब ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब नीचे जा रहा है, आपको स्टॉप लॉस कब लगाना है, या लेट्स से कब सेल करना है, कब बाय करना है स्टॉक को, ये कॉन्स्टेंटली अगर आपको मॉनिटर करना है, तो वो पैसिव इनकम नहीं रही। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाएँ और उसके अंदर अपना टाइम भी ज़ाया करें, और चाहे आप वैसे अपना कोई काम ना कर रहे हो उसके अंदर, लेकिन अगर अपना टाइम लगा रहे हैं, तो वो पैसिव नहीं रही इनकम। तो साइड हसल्स को अलग रखते हैं। साइड हसल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप साइड में अपना रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। आप साइड के अंदर अपना फ्रीलांसिंग का कोई काम कर सकते हैं। आप साइड में लेट्स से कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई अपनी लेट्स से एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके अंदर किसी और को कोई फ़ायदा हो रहा हो, जिससे वो आपको पैसे दे रहा हो। बहुत सारे लोग ट्यूशन्स कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें साइड हसल्स में आती हैं। लेकिन जो पैसिव इनकम के अंदर चीज़ें आती हैं, मैं आज उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ऑलमोस्ट कोई 7 चीज़ें, एक्चुअली तो 6 चीज़ें हैं, लेकिन 7वीं चीज़ एक बोनस है जो मैं एंड में आपको बताऊँगा। पैसिवली पैसे जनरेट करने का मतलब अगेन वही है कि महीने में मैक्सिमम आपको 1 घंटा देना हो, उसके अंदर हफ्ते में लेट्स से आधा घंटा देना हो उसको, उस चीज़ को, और उन वन्स आपने वो मॉनिटर कर लिया, वन्स आपने वो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, तो अब आपको कोई काम नहीं करना है पूरे महीने के लिए। फिर 1 महीने बाद दोबारा उसको जाके देख लें, या कुछ-कुछ केस में तो आपको देखना ही नहीं होगा, वो पैसे आपको ऑटोमैटिकली जनरेट होके दे रहे हैं। लेकिन अगेन एज़ आई सेड बिफोर के उन इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आपको उससे पहले काम करना पड़ेगा। अब हम एक-एक करके उन चीज़ों को देखते हैं जो मैंने शुरू में बताया ना कि कोई 7 के करीब इस तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा पसंदीदा, जिसके अंदर मैं अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, पहले मैं किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था, वो भी पैसिवली मैं पैसे जनरेट कर रहा था, वो मैं आता हूँ अगले कुछ पॉइंट्स के अंदर, वो भी आएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो आपको ज़्यादा टेंशन ना दे जो चीज़, वो है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और डिविडेंड्स उससे लेना। क्योंकि जब आप डिविडेंड ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखना होता कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट की हुई है तो उसका रेंट कब आएगा, या आपको उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करवानी है, या फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको नहीं देखना बिल्कुल भी। स्टॉक के अंदर अगर आपने स्टॉक ले लिया, तो बस आपको ये मेक श्योर करना है कि पहली दफ़ा में आपने जो स्टॉक लिया हो, वो अच्छा स्टॉक लिया हो। अब अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका जो, अगर वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं और बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो इवेंचुअली कभी ना कभी तो ऊपर जाएगी और एटलीस्ट आपको डिविडेंड पे कर रही होगी, तो एक कांस्टेंट डिविडेंड आपको मिल रहा होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हर डिविडेंड पेइंग स्टॉक अच्छा होता है, ये ड्यू डिलिजेंस खुद करनी होती है। लेकिन अगर पैसिवली बात करें, तो अगर आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, तो आपको ये पता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो इन्फ्लेशन ऑल्दो के उस वक्त शायद आपको हिट कर रही हो, उस वक्त शायद आपको लग रहा हो कि स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही है और इवेंचुअली आपको जो फ़ायदा होना है वो नहीं हो रहा उस तरह से। लेकिन जब ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, अगर कंपनी ग्रो करती है और उसके डिविडेंड्स भी ग्रो करते हैं, तो जब वो डिविडेंड, बल्कि मैंने इस पे एक ट्वीट भी की थी, एक बड़ा अच्छा ट्विटर का अकाउंट है, मैं उसको आपको कहूँगा, आपको अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, वो यूएस बेस्ड है, लेकिन बड़े अच्छे वो स्टॉक्स के चार्ट्स लगा रहा होता है, तो मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। उसने एक बड़ा अच्छा चार्ट लगाया था, एक जॉनसन जॉनसन का मेरे ख्याल से चार्ट लगाया था, जिसके अंदर वो डिविडेंड्स किस तरह से इंक्रीज़ करती रही है ये कंपनी ओवर द, आई डोंट नो, 30 साल का था या 20 साल का था, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर, मैं यहाँ लगा दूँगा। बहुत अच्छा-सा उसमें एक
चार्ट नज़र आ रहा था कि किस तरह से उस कंपनी ने जॉनसन एंड जॉनसन ने किस तरह से एक स्टेयर बनाई थी और हर साल हर क्वार्टर हर साल की बेसिस के ऊपर उसने अपने डिविडेंड इंक्रीज किए थे। तो अच्छी कंपनी होगी तो इस तरह से आपको कॉन्स्टेंटली आपको एक इनकम स्ट्रीम मिल जाएगी। अब उसमें कितने पैसे मिल सकते हैं, अगेन उसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डिविडेंड्स इतने कोई कॉमन नहीं होते कि वो कंपनी आपको हर वक्त मेक श्योर करे कि डिविडेंड दे डिविडेंड। बड़ी से बड़ी कंपनी यूएस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि वो डिविडेंड्स बंद कर दें देना। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप एक टारगेट रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 15% 20% का कोई टारगेट रख सकते हैं कि इतना तो आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपको इतना डिविडेंड दे दे जो अच्छा स्टॉक होगा, और इसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन दे दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इतना कोई अच्छे हालात नहीं है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन को तो भूल जाएं। एटलीस्ट डिविडेंड अगर वो कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है तो वही बड़ी बात है। लेकिन अगर यूएस के स्टॉक्स की बात करें, जिसकी मैं बात करता हूँ, मैंने अक्सर मैं बात करता रहता हूँ कुछ ऐप्स की, मैं बाराका यूज़ करता हूँ अपने स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप उसका रेफरल कोड मैंने सारी चीज़ों का रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको $25 का रेफरल बोनस मिलेगा। मैं उसके अंदर मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। उसके अंदर मैं स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे डिविडेंड्स भी ऑटोमैटिकली मिलते हैं, और यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर डिविडेंड, बाय द वे ये ऐप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जीसीसी कंट्रीज़ में रिज़ाइड कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसमें उसमें अनफॉर्चुनेटली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर हैं तो आप उसमें बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स में फ़ायदा ये है कि आपको बहुत बड़ा लेवल के ऊपर ट्रेंड मिलता है। जैसे इस जॉनसन जॉनसन की मैंने बात की थी, जिसके अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रीम आपको नज़र आई थी कि किस तरह से डिविडेंड्स इंक्रीज़ हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह का जो डेटा है वो आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत आराम से नहीं मिलता, बहुत ढूँढना पड़ता है उसके अंदर। तो इस तरह का पब्लिकली अवेलेबल डेटा मिलता है आपको यूएस की मार्केट का। तो आपको पता चलता है कि यार किस तरह से आपको डिविडेंड में ग्रोथ मिलती है और आप किस तरह से रिलाय कर सकते हैं एक अच्छी कंपनी के ऊपर। बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं करते कि डिविडेंड एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। रिगार्डलेस ऑफ दैट, डिविडेंड अच्छी स्ट्रैटेजी है, बायबैक्स अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो भी अच्छी स्ट्रैटेजी आप समझते हैं, लेकिन जो पैसिव इनकम है वो स्टॉक्स के थ्रू जो मिलती है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूएस के अंदर, तो चाहे गोल्ड ले लें, चाहे रियल एस्टेट ले लें यूएस की, चाहे लेट्स से आप कोई और कमोडिटी ले लें, किसी और तरह की कोई इन्वेस्टमेंट क्लास ले लें, जो जो स्टॉक्स ने जिस तरह की का रिटर्न दिया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 50 साल ले लें, 60 साल ले लें, उसके अंदर इससे बेहतर कोई आपको रिटर्न्स नहीं मिले। तो मैं इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स के अंदर, ऑल्दो कि मैंने नहीं की थी, मैंने सिर्फ 3 साल पहले स्टार्ट किया। तो इसलिए जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप डेटा को देखें तो आपको सबसे बेहतर पैसिव इनकम प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट पर आता है रीट्स का काम। बल्कि मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से आप यूएस की जो रीट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप अपनी पहले स्टडी करें और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें अगर आपको करना है। वरना आप सिर्फ इस वीडियो को ऐसे ही देख सकते हैं, मतलब शायद इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी-सी मिल जाए, लेकिन मैं तो अपना आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो रीट्स बेसिकली क्या होता है? रीट्स जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। जो इसी का जो थर्ड पार्ट है, इस पूरी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका जो थर्ड पार्ट है वो है बेसिकली क्राउड फंडिंग का, वो इसी से लिंक्ड होता है। क्राउड फंडिंग और रीट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं दोनों पॉइंट्स को एक साथ ही बता देता हूँ। जो क्राउड फंडिंग होती है उसके अंदर थोड़ा-सा आपको ये होता है कि प्रॉब्लम होती है जस्ट उसको इमीडिएटली सेल करने की। अगर आपने आज कोई प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर खरीदा है, तो उसको आप फ़ौरन सेल नहीं कर सकते, उसमें टाइम चाहिए होता है। उसको आप एज़ अ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी लेके चलें, लेकिन रीट्स को आप फ़ौरन सेल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि सेल करने में शायद आपको फ़ायदा उतना ना हो, नुकसान हो जाए। इसी तरह से क्राउड फंडिंग की प्रॉपर्टीज़ अगर आपने ली हैं, तो हो सकता है आपको कोई ऑप्शन मिल जाए सेल करने का, लेकिन उसमें भी नुकसान होगा। इसलिए उसको टाइम देना पड़ता है। इसी तरह से जिस तरह से आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपने लेट्स से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, तो उसके ऊपर जो पहले साल का आपने खर्चा कर दिया, वो वही तकरीबन 5% तो आपका कोई खर्चा हो गया होगा। लेट्स से आपने प्रॉपर्टी एजेंट को पैसे दिए होंगे, लेट्स से आपने रजिस्ट्री करवाई होगी, लेट्स से आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराई होगी प्रॉपर्टी। तो इन सारी चीज़ों में जो खर्चा होगा, ऑलमोस्ट आप समझ लें 5% का होता है। दुबई में बात करें तो 7 से 8% का भी हो जाता है, जो इनिशियल पहले साल की कॉस्ट होती है प्रॉपर्टी एक्विज़िशन की। ये जो कॉस्ट है, ये आपको इन एनी केस इन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्राउड फंडिंग के अंदर, तो उसमें भी देनी पड़ती है। तो क्राउड फंडिंग और जो रीट्स में अगेन जो डिफरेंस है वो ये कि आप क्राउड फंडिंग के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट देनी होती है, मिनिमम अमाउंट होती है उसकी, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आप पुल आउट करने के लिए उसमें आपको टाइम लगता है, जबकि रीट्स के अंदर आप आराम से जब भी इन्वेस्ट करना चाहें और जब भी निकालना चाहें पैसे वो कर सकते हैं। अगेन बात वही आ जाती है कि उसके अंदर कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये डिपेंड करता है आपने कितना लॉन्गर पीरियड के ऊपर रखा है और किस तरह से रीट्स ने परफॉर्म किया है आपकी। तो रीट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने का।
यूएस की रीट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अवेलेबल रीट है जो कि स्टॉक मार्केट पे अच्छा रीट स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड होती है, तो स्टॉक मार्केट से अगर आपने आपका अकाउंट ब्रोकर का अकाउंट बना हुआ है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक ही रीट है, डॉल्फिन सिटी रीट की, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक मार्केट अकाउंट। और क्राउड फंडिंग की बात करें तो क्राउड फंडिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन जो है वो यूएई में रहते हुए मुझे पता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टेक का। स्टेक एक यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस देता है, दुबई की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन देता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको मेरा रेफरल लिंक है, 250 दिरहम आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, ये जो क्राउड फंडिंग हो गई या रीट हो गया, ये एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेने के लिए। लेकिन अगेन इसमें वही बात आती है कि इसमें कोई आपको एक्सपोनेंशियल फ़ायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट के परसेंटेज आपको मिल रही होगी। लेट्स से पाकिस्तान की बात करें तो 15% का आपको वो मिल जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड की फॉर्मेट के अंदर आपको ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको शायद मिल जाए। इन्फ्लेशन के अंदर इतना आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शायद वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन ये है पैसिव इनकम, क्योंकि इसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने खुद तो प्रॉपर्टी नहीं ली, आपने एक्सपोजर लिया उस प्रॉपर्टी का, उसका रेंटल जो भी मिल रहा होगा उस रेंट को आप उसका डिविडेंड ले रहे होंगे। इसी तरह से क्राउड फंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर भी आप उसका डिविडेंड ले रहे होंगे, और जब एक टाइम आएगा जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेट्स से आप क्राउड फंडिंग की बात करें तो उसके अंदर वो सेल हो सकती है। और अगर रीट की बात करें तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो उस बिल्डिंग में जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी लेट्स से वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो वो उस टाइम पर स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया रीट और क्राउड फंडिंग। अच्छा, अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई ना आपको, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और लेट्स से क्राउड फंडिंग, ये तीनों जो है ये प्योर पैसिव इनकम के अंदर आती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई मेजर एक्टिविटी नहीं करनी, और एक दफ़ा आपको महीने में इन्वेस्ट करना है, साल में इन्वेस्ट करना है, जब भी आपको कोई जो भी आपने साइकिल बनाई हुई है उसमें इन्वेस्ट करना है, और थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो एडजस्ट करके आपको डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना कम मिलता है, ये आपकी किस्मत भी है और आपकी थोड़ी वर्किंग भी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं थोड़ी-सी उसमें कैपिटल इंटेंसिव जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी बात करते हैं, जो एक लेगेसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर मैं हमेशा से इन्वेस्टेड रहा हूँ, उसकी बात करते हैं और उसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो रेंटल इनकम के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके अंदर ड्यू डिलिजेंस करनी है। वंस वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको रेंट पे चढ़ाएँगे। रेंट पे चढ़ाने के लिए आपको अब वो बात अलग है कि आप उसको कैश पे लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को, या आप उसको लेट्स से मॉर्गेज करना चाहते हैं, वो एक टोटली अलग टॉपिक है। लेकिन मैं अभी बात करता हूँ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट की, जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टी कैश के ऊपर ली और उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब उसके अंदर ये भी अगेन पैसिव तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं आपको कि अगर आपके टेनेंट ने लेट्स से सही टाइम पे रेंट पे नहीं किया, या जब आपको रेंट बढ़ाना है तो वो रेंट बढ़ नहीं पा रहा है, वो उसमें मसले हो रहे हैं, या आपका रेंट आपको जब इविक्ट करना है टेनेंट को, तो वो इविक्ट नहीं हो रहा टेनेंट, तो इस तरह के बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिसके लिए आपको एक्टिवली काम करना शुरू करना पड़ जाएगा। तो पैसिव इनकम के कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो रेंटल की फॉर्मेट के अंदर आती हैं, उसके अंदर और बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन ये फिर भी एक पैसिव इनकम मैं कहूँगा, क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अगर सब कुछ सही चलता रहे तो आप सालों-साल अच्छा एक रेंटल इनकम बना सकते हैं। इसी का एक और एक्सटेंशन है 5th नंबर पे अगर बात करें, तो अगर आप अपने शॉर्ट टर्म रेंटल पे देना चाहते हैं घर को, चाहे आप एयरबीएनबी कहना चाहें उसको कर सकते हैं, या आप लेट्स से अपने घर के किसी पोर्शन को रेंट पे दे दें, ता मतलब वो एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट टर्म अज़्यूम करके बात करूँगा। इसमें थोड़ा-सा कैविएट्स ये हैं कि एयरबीएनबी अगर करते हैं तो मैंने जो अभी तक जितना खुद देखा है वो ये कि एयरबीएनबी के अंदर अगर आप एक ही प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी करते हैं तो वो मैनेजमेंट करना उसकी आसान नहीं होती है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एयरबीएनबी करें। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट एयरबीएनबी के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा रेंटल रिटर्न मिलता है, जो आरओआई होती है उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पैसिवनेस है वो और कम हो जाती है। एयरबीएनबी के अंदर आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो किसी प्रॉपर्टी मैनेजर को देंगे, और प्रॉपर्टी मैनेजर ऑफ कोर्स उसके थोड़े से ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज करेगा। जब वो पैसे चार्ज करेगा तो आपका रिटर्न कम होना शुरू हो जाएगा। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ये भी एक पैसिव इनकम की एक स्ट्रीम है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने कंडीशंस के हिसाब से। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट, अब ये बड़े मज़े का पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ एक्टिव भी है और फिर कुछ उसके बाद पैसिव आता है। मैं अगर बात करूँ, क्योंकि ये मैं खुद आजकल पिछले 2.5 साल से इस कोशिश में हूँ कि मैं इस डोमेन के अंदर कुछ कर लूँ, वो ये कि मैं कंटेंट क्रिएशन की साइट पर हूँ, और कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक अच्छी बात ये है कि स्पेशली जो यूट्यूब की अच्छी बात ये है कि आप पुरानी वीडियोज़ के ऊपर भी पैसे कमा रहे होते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने एक वीडियो
ऑलमोस्ट कोई आज से 1 साल पहले बनाई थी और मैंने अब तक अपने चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 350 वीडियोज़ अपलोडेड हैं इस वक़्त लॉन्ग फॉर्मेट की। तो उन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ के अंदर जो सबसे अच्छे कमाने वाली पैसे जो वीडियो है वो एक वीडियो है। वैसे इसके अलावा भी और वीडियोज़ हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग फॉर्मेट की अच्छे सीपीएम की वीडियो जिसके अंदर आपको अच्छी ऑडियंस मिल रही होती है और अच्छे तरीके से वो चल रही है, वो एक वीडियो है और उस वीडियो से ऑलमोस्ट कोई $1600-1700 अब तक बन चुके हैं सिर्फ़ एक वीडियो से। वो एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है उसके, लेकिन उसने बहुत पैसे कमा के दिए हैं। वो वीडियो चल रही है और आई डोंट नो कब तक चलती रहेगी, लेकिन वो चल रही है और वो कॉन्स्टेंटली यूट्यूब के एल्गोरिथम के अंदर वो आ रही है और लोग वॉच कर रहे हैं और मुझे उससे यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं और अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब के वो पैसे मुझे उसमें एक्सपोज़र भी मिल रहा है। तो वो एक पैसिव इनकम की एग्ज़ाम्पल तो है, लेकिन अगेन उसके अंदर एक्टिवली काम करना पड़ता है। अगर मैं एक्टिवली आज काम करना छोड़ूँ तो शायद यूट्यूब के जो व्यूज़ हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएँगे। तो है तो ये पैसिव इनकम, पुराने काम से आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको काम को नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। मैंने उन वीडियोज़ पे काम किया हुआ है, जो कि नहीं चली उसके बाद। मतलब उसके अंदर 2-3 हज़ार, 4 हज़ार व्यूज़ के बाद वो रुक गई वो वीडियोज़। हो सकता है किसी और टाइम पे चल जाएँ। ऐसा भी हुआ है कि कुछ टाइम के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाती है, एल्गोरिथम में आना शुरू हो जाती है और उसको ऑडियंस मिलना शुरू हो जाती है उस वीडियो को। लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। लोग ई-बुक्स लिख रहे होते हैं। मैंने भी सोचा है कि कोई कोर्स बनाऊँ। कोई कोर्स बना के अगर आप सेल आउट करें तो लोग एक-एक कोर्स से ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे होते हैं। ये मैंने खुद देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो अली अब्दाल को सर्च करें। अली अब्दाल बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक यूट्यूबर है प्रोडक्टिविटी के ऊपर और उसने एक-एक कोर्स उसका $7,000 के ऊपर होता है। कोहोर्ट कोर्स जो होता है उसका वो $7,000 का होता है। तो वो एक-एक कोर्स के अंदर आई डोंट नो अगर उसके 1000 लोग भी एनरोल हो जाएँ, मेरे ख़्याल से इस दफ़ा का जो कोर्स है उसपे 1700 लोग एनरोल होने की बात कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि क्या उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो इट डिपेंड्स, वो तो ख़ैर ये कोहोर्ट की बात है, लेकिन अगर आपका जो स्किल शेयर वग़ैरह, मैंने स्किल शेयर के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है, उसका भी कोड मैंने लगा दिया। आपको 1 महीने की स्किल शेयर की मेंबरशिप फ्री मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्किल शेयर के ऊपर आप अपना कोर्स डाल सकते हैं, यूडेमी पे कोर्स डाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने यूडेमी और स्किल शेयर वगैरह जैसी चीज़ों को यूज़ करके बहुत क्वालिटी कोर्स डाले और उससे वो कॉन्स्टेंटली एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये ट्रू पैसिव इनकम की एक और एग्जांपल है। ये तो पैसिव इनकम की वो एग्जांपल्स हैं ना जो कंटेंट के साथ आ रही हैं आजकल के ज़माने में, कि आप उसके अंदर जो बनाना चाहें आप डाल दें। इवेंचुअली कोई टाइम आएगा जो आप अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ उस प्लेटफ़ॉर्म को लिंक करेंगे और आपका कंटेंट चलना शुरू होगा और जब वो चलना शुरू होगा तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, टिकटॉक हो गया या फ़ेसबुक हो गया या और जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो थोड़ा-सा जो पुराने प्लेटफ़ॉर्म जो पुराना कंटेंट हो जाता है उसको उतना उतना रीच आउट नहीं मिलती उससे, जबकि यूट्यूब से एक अच्छी बात ये है कि आपको पुराने जो कंटेंट है उसकी भी अच्छी रीच मिल रही होती है। तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उसके अंदर कंटेंट बनाएँ। चले चाहे आप यूट्यूब पे बनाएँ, चाहे कहीं भी बनाएँ, अपने ब्रांड बिल्ट अप करें। उससे ऑटोमैटिकली एक टाइम आएगा कि आप पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। आप फिर काम भले काम बंद भी कर दें, अगर आपने कोई कोर्स बनाया हुआ है, आपने कोई बुक लिखी हुई है, आपने कोई ई-बुक लिखी हुई है, आपने कोई मैनुअल लिखा हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको हज़ारों डॉलर्स मिल सकते हैं। तो ये एक ट्रू पैसिव इनकम है, लेकिन अगेन उसके लिए एक्टिवली शुरू में काम भी करना पड़ेगा और शायद पैसे भी लगने पड़ें। लेकिन इस चीज़ की अच्छी बात ये है, जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई ना अभी तक पैसिव इनकम की, उसकी उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन सारी चीज़ों में वो कैपिटल आपको कुछ ना कुछ लगाना होगा। इस पॉइंट का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें सिर्फ़ टाइम लगाना है और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको सिर्फ़ टाइम लगाना है। इसमें पैसे लगाने का इतना काम नहीं है, पैसे भी शायद लगें आपके, लेकिन जो मेन काम है वो टाइम का है और टाइम अच्छी तरह से सही डायरेक्शन में लगाएँगे तो इसमें कॉन्स्टेंटली आपको पैसिवली पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा, 7th पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये ट्रू पैसिव इनकम अगेन मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि अगर आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, उसको कट डाउन करते हैं। जब तक अब हर एक बंदे का एक टाइम की एक वैल्यू होती है। अगर आपको, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आज से पहले लेट्स से 3 साल पहले अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मुझे पता था कि मेरे एक फ़िक्स टाइम की वैल्यू है जो कि मेरे जॉब के थ्रू मिल रही है मुझको और मैं उसी को अपना टाइम पर आवर रेट्स उसके बनाता था। उसके अंदर मैं बहुत छोटे-छोटे काम भी मैं खुद कर रहा होता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेरा ये ज़रूरत ही नहीं, मुझको मेरा टाइम एक्स्ट्रा मेरे पास मौजूद है तो मैं छोटे-छोटे घर के काम भी कर लूँगा, मैं अपने काम भी कर लूँगा, बहुत सारे काम कर लूँगा और मैं फिर बहुत सारी चीज़ों में माइक्रो मैनेजमेंट भी करता था। मैं कोशिश करता था कि पैसे एज़ मच एज़ पॉसिबल बचा लूँ। लेकिन जब से मेरा ये यूट्यूब का काम स्टार्ट हुआ है, कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे अपने टाइम की वैल्यू पता चली है कि ये इससे कहीं ज़्यादा है। उसकी वजह से मैं अपने बहुत सारे छोटे काम अब नहीं करता,
वो मैंने आउटसोर्स कर दिए हैं। ऑल्दो कि अभी भी मैं कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं बहुत सारे अपने काम खुद कर रहा होता हूँ। मैं स्क्रिप्टिंग से लेकर, एडिटिंग से लेकर, शूटिंग से लेकर, कैमराज़ को सेट करने से लेकर, लाइटिंग से लेकर हर चीज़ मैं खुद कर रहा होता हूँ। तो वो अपनी जगह पे मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन इस वक़्त है नहीं। जब मुझे कोई ऑप्शन मिलेगा उस टाइम पे मैं डेफ़िनिटली आउटसोर्स करूँगा। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप टाइम ज़ाया करते हैं, अब मैं सबको वो बोलता हूँ कि अगर आप अपना फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना बजट बनाएँ, अपनी सारी चीज़ों को ट्रैक करें। लेकिन अब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है, तो मैं अब एक मैक्रो लेवल पे ट्रैक कर रहा होता हूँ। माइक्रो लेवल पे मैंने चीज़ें करना छोड़ दी हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपकी सैलरी कम है, तो आपको लाज़मी माइक्रो लेवल पे भी ट्रैक करना होगा और जब वो करेंगे तो ऑटोमैटिकली पैसे बचना शुरू हो जाएँगे। जब पैसे सेव होना शुरू होंगे तो आपको पता होगा कि उनको कहाँ यूटिलाइज़ करना है ताकि फर्दर और पैसे बनाएँ। तो इसलिए सेविंग्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको आपकी पैसिव इनकम की तरफ लेके जाती है, क्योंकि वन्स आपने लेट्स से दिन में ₹200 खर्च करने थे। उन ₹200 में से अगर आप हर रोज़ ₹20 बचाना शुरू कर दें थ्रू ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ योर एक्सपेंस, तो वो ₹20 ऑटोमैटिकली आपके बनना शुरू हो जाएँगे। आप उसको इन्वेस्ट करें, कॉन्स्टेंटली आप जब करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो पैसे भी ग्रो होना शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए सेविंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सेविंग्स के बाद इन्वेस्टिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो वो भी आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देना शुरू कर सकती है। अच्छा, अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान डिफ़रेंस देखा था और उसमें मैंने बताया था कि मैं किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहा होता हूँ, तो यहाँ पे मैंने उस वीडियो की लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक मिड लाइफ़ क्राइसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जीसीसी एक्सपैट्स के लिए क्या इश्यूज़ चलते हैं, सबसे बड़ा इश्यू क्या बन जाता है, वो मैंने यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।